नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी की समस्या भारत में विकराल रूप धारण किए हुए वर्तमान समय में बेरोज़गारी केवल भारत की ही समस्या नहीं बल्कि संसार के ज़्यादातर देशों की ये समस्या दिखाई पड़ती है। और ख़ासकर कोरोना महामारी के आने के बाद से ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। वास्तव में देखा जाए तो बेरोज़गारी एक समस्या जिससे समाज का एक बहुत बड़ा पक्ष प्रभावित होता है। इसमें कुछ तो एक तरह से वास्तव में बेरोज़गार हैं और कुछ बने हुए बेरोज़गार हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पसंद का काम न मिलने पर काम ही नहीं करना चाहते। अगर पसंद का मिल भी जाता है तो वो उसमें मन लगा के काम नहीं करना चाहते और आए दिन अपनी जॉब को छोड़ते रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। बेरोज़गारी की समस्या से समाज इस तरह से प्रभावित होता है कि उसके बाद तमाम तरह की निर्धनता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, तमाम तरह के अपराध दिखाई पड़ते हैं। यानी समाज पूरा पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। हम बार बार यही कहते हैं कि भारत में बेरोज़गारी है, विदेशों में नहीं है, विकसित देशों में नहीं। अगर हम अमेरिका की बात देखें तो वहाँ तो बहुत बेरोज़गारी है। वो ठीक है कि विकसित देश होने के नाते वो चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी भिखारी दिखाई पड़ते हैं। बहुत पहले मेरी बात हुई प्रोफेसर पीजे पटेल के साथ। हमने कहा बेरोज़गारी तो हमारे देश में, उन्होंने कहा नहीं अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी बेरोज़गार है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। अब भी हम काफ़ी लोगों से, अमेरिका वालों से बात होती है तो ये कहते हैं अमेरिका में भी है, बहुत सारे देशों में बेरोज़गारी है। हाँ, भारत में चूँकि जनसंख्या बहुत अधिक है इसलिए वो चीज़ क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। ये समस्या मनुष्य को अंदर तक तोड़ देती है, देश के लोगों को अंदर तक तोड़ देती है, अंदर तक उसको खोखला कर देती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जिसको अगर फेयरचाइल्ड ने परिभाषित करने का प्रयास किया कि बेरोज़गारी एक सामान्य श्रमिक वर्ग के सदस्य को सामान्य समय में सामान्य कार्य करने की दशाओं में सामान्य वेतन पर मिलने वाले काम से अनिच्छापूर्वक और ज़बरदस्ती अलग कर देता है। मतलब इच्छा ना होते हुए भी उसको अलग कर दिया जाता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल में सब लोग ऐसा नहीं कि नहीं चाहते थे कि वो काम करें, लेकिन वो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जिसकी वजह से लोगों को काम छोड़ के जाना पड़ा और वो बेरोजगार हो गए। जत्थे के जत्थे, झुंड के झुंड पंजाब से निकलकर, महाराष्ट्र से निकलकर, अनेक प्रदेशों से निकलकर जहाँ उनको रोजगार मिला हुआ था अपने गांव चले गए। उन्होंने सोचा गांव में कुछ कर लेंगे, लेकिन गांव में इतना रोजगार कहाँ है, गांव में इतनी सुविधा कहाँ है। लेकिन मजबूरी में उनको गांव जाना पड़ा। हालांकि वर्तमान समय में फिर से वो उस तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की महामारियों के कारण, इस तरह की परेशानियों के कारण भी बेरोजगारी चीज़ें आती है। आगे हम बात करेंगे। बेकार व्यक्ति वह है जो काम की इच्छा एवं काम के योग्य होने के बाद भी उसको रोजगार न मिले। मतलब हम बेकार उसको कहेंगे। मतलब उसके अंदर इच्छा है कि काम करने की और साथ में उसके पास कार्यकुशलता भी है, उसको आता भी है काम, लेकिन उसके बाद भी उसको रोजगार ना मिले तो उसको बेरोजगारी कहें, उसको बेकार व्यक्ति कहेंगे। लेकिन उसको नहीं कहेंगे कि उसको रोजगार मिल रहा है और लेकिन वो नहीं कर रहा है अपनी तैश में, अपनी इच्छा से। ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे बेकार व्यक्ति, जिसको कुछ लोग कहते हैं बेकार व्यक्ति, वो भी दिखाई पड़ते हैं। इसमें हमको कई तरह के बेरोजगारी दिखाई पड़ती है हमारे देश में और संसार के अनेक क्षेत्रों में। जैसे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वही है कि हमारे कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में ऐसा है कि पूरे साल नौकरी नहीं रहती है, पूरे साल जॉब नहीं रहती है और एक पर्टिकुलर मौसम में ही रोज़गार दिखाई पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं हमारी जो बहुत सारी चीनी मिलें हैं, हमारी कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे जहाँ बर्फ़ का काम होता है, सर्दियों में तो होता नहीं, गर्मियों में होता है, तो उसमें लगे हुए लोग को एक पर्टिकुलर समय में जॉब मिलती है। कभी कभी हम मौसमी बेरोजगारी को हम गांव की खेती से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेनली हम ये मानते हैं कि कुछ समय के लिए उनको रोजगार मिलता है, बाकी समय वो खाली रहते हैं।
ऐसे में वो मौसमी बेरोजगारी का रूप देखा जा सकता है। आकस्मिक बेरोजगारी, जो अचानक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और ये तभी होता है जब आर्थिक मंदी होती है या युद्ध काल होता है, या वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण ये देखा कि आदमी ज़्यादा है, काम कम है, काम खत्म हो गया। चूँकि सरकार ने इस तरह का लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि लॉकडाउन न लगाते तो महामारी के कारण सब मर जाते। वो भी एक तरह की आकस्मिक बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी समय समय पर अनेक देशों में, अनेक स्थानों पर आती है। तो ये बेरोजगारी के कारण भी लोग प्रभावित होते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी एक तरह से व्यापार में जो उतार चढ़ाव होता है, कभी सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, कभी सेंसेक्स नीचे चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कभी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। मतलब ये चीज़ जो दिखाई पड़ती है वो एक तरह की चक्रीय बेरोजगारी है। ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी, जिसको हम मौसमी बेरोजगारी से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी गांव के लोग कृषि कार्य करते हैं और केवल कुछ समय ही कृषि कार्य करते हैं, बाकी समय में वो खाली रहते हैं। अब बाकी समय में खाली रह के क्या करते हैं? पंचायत करते हैं, लोग के साथ बैठते हुए। अगर उस समय भी उनको कुछ ना कुछ रोजगार छोटे मोटे करने लगे, तो ये जो ग्रामीण बेरोजगारी का कंसेप्ट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का कि खेतों में तो वो सारा दिन नहीं काम करते ना, कुछ समय काम करते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बरसात के समय में भी बहुत से किसान खेती नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो बात है, ये ग्रामीण बेरोजगारी का दृष्टिकोण दिखाया जा सकता है। इसके अलावा अर्ध बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी हम उसको कहते हैं जब जैसे बड़े बड़े उद्योगों में बहुत ज़्यादा भर्ती तो कर ली, लेकिन उनको उतना काम है नहीं। ऐसे में वो काम कम होने के कारण उनकी वहाँ का उत्पादन भी कम हुआ, और अगर उत्पादन हुआ भी उतना तो वो सब उनमें बांटना है, तो बांटने में उनकी तनख्वाह भी कम कर दी। ऐसा दृष्टिकोण भी एक तरह से दिखाई पड़ता है अर्ध बेरोजगारी के रूप में। एक तरह से उद्योगों में इस तरह की चीज़ें आती हैं। कई बार पब्लिक सेक्टर्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर श्रमिक ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और काम कम को दिखाई पड़ता है, तो ये अर्ध बेरोजगारी का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें विशेष रूप से प्रभावित करती, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि सबको जॉब कर दे दो, सबको नौकरी दे दो। अब मान लीजिए एक गांव में है और कह दिया गया वहाँ ज़रूरत है 50 मजदूरों की और हैं 100, तो क्या होगा? 100 को काम तो दिया जाएगा, लेकिन काम तो उतना ही है। ऐसे में वो जो पैसा मिलेगा वो सब 100 में बांटा जाएगा, और 100 में बांटा जाएगा तो वो अपने आप ही आधा हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये दृष्टिकोण भी हमारे अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है, अनेक उद्योगों में अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है। एक हम कहते हैं कोरोना बेरोजगारी, खासकर जो वर्तमान समय में आई, और इसके कारण हमारे देश के ही संसार के अनेक लोग प्रभावित हुए, जिसमें जो लोग अच्छी अच्छी जॉब्स में लगे हुए थे, प्राइवेट सेक्टर्स में लगे हुए थे, श्रमिक भी थे, टेक्नीशियंस थे, लेकिन फैक्ट्री धीरे धीरे उनको बंद करना पड़ा, उनको काम को रोकना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और वो भूख मरने लगे। ये परेशानी वर्तमान समय में आई, तो इसको हम कह सकते हैं कोरोना बेरोजगारी। तो ये कोरोना के कारण ये कोरोना बेरोजगारी का मतलब यहाँ पर एक कोरोना के कारण ही नहीं है, इस तरह की जो भी जब भी समस्याएं आती हैं तब भी इस तरह की बेरोजगारी का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। हालांकि पिछले काल में कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा बातें लोगों को पता ही नहीं चलती थी। आज लोगों को पता चलती हैं, जिसके कारण सब लोग अच्छा इस महामारी के कारण प्रभावित भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इससे समस्या भी पैदा ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम कोरोना बेरोजगारी कहते हैं। इससे आगे चलकर और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, लोग परेशान होने लगे। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है बेरोजगारी का। एक तो ये है कि खेती का पिछड़ापन, जो हमारी खेती की दशा है, खेती करने की दशाएं हैं, वो उसमें पिछड़ापन दिखाई पड़ता है। लोग खेती करते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, और सुविधाएं ना होने के कारण, अच्छी लोन ना मिलने के कारण लोग खेती ही नहीं करना चाहते, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे गांव के लोग गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं या किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। क्योंकि अगर उनको खेती में कुछ लाभ लगे, खेती में कुछ कम मन लगे, तो वो खेती करेंगे तो उससे उत्पादन अच्छा हो सकता है, लेकिन सुविधाएं नहीं अच्छी है।
वो ठीक है, संसार के अनेक देशों की तुलना में अब भारत में भी काफ़ी विकास हो गया खेती के क्षेत्र में, लेकिन आज भी उसमें बहुत कमी है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि भारत गांव का देश था, विशेष रूप से खेती ही की जाती थी 80% इलाके पे, लेकिन आज हम बहुत कम मतलब धीरे धीरे शहरी हो रहे हैं। तो खेती के पिछड़ेपन के कारण भी एक तरह से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का जो विकास है वो नहीं हो पाया है। भारत कुटीर उद्योगों का एक देश रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से कुटीर उद्योग का पतन हुआ है। कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। वरना जो गांव में खेती करते थे और खेती के बाद जो टाइम बचता था उसमें अपना कुटीर उद्योग चला सकते थे, लेकिन अब अभी भी बहुत अधिक संख्या नहीं है। कुछ प्रदेशों ने इसका प्रयास किया, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ये कुटीर उद्योग के पतन होने से भी बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है, बेरोजगारी आई है। उद्योगों का पिछड़ापन, हाँ, इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे जो इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पिछड़ापन भी है। उसमें काम करने की दशाएं बहुत ख़राब है। अगर हम देखते हैं, हमने खासकर एक फैक्ट्री लखनऊ में देखी, स्कूटर इंडिया, वहाँ पर मैंने देखा कि फैक्ट्री में खासकर डाई सेक्शंस में वहाँ पर लाइट की कमी थी और इतनी तेज़ वहाँ पर भट्टी चल रही थी जिसमें डाइस बन रही थी। तो वहाँ उस चीज़ को सहन करना एक मज़दूर के लिए, एक श्रमिक के लिए, एक टेक्नीशियन के लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ पर उनको मिल्क अलाउंस नहीं मिलता था, जिसके कारण ये जो दशाएं हैं ये प्रभावित करती हैं और व्यक्ति ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें आगे चलकर धीरे धीरे बेरोजगारी को ही बढ़ाती है। उद्योग इसके साथ साथ पिछड़ापन होने के कारण, उनका उत्पादन अच्छा नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो वहाँ पर लाभ नहीं हो पाता उतना, जिसके कारण वो फैक्ट्रीज बहुत सारी बंद हो जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसी कारण बंद हो जाती है और बंद होने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगर उसमें समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल के जरिए उत्पादन हो और चीज़ें अच्छी से अच्छी इम्प्रूव हो तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो सकता है। इसके साथ साथ यंत्रीकरण का जो दृष्टिकोण है, बहुत पहले अगर हम बात करें, अब से 25-30 साल पहले जब यंत्रीकरण की शुरुआत भारत में तेज़ी से हुई, या कहा जाए हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशंस का सिस्टम हुआ तो उसका काफ़ी विरोध हुआ, चूँकि भारत एक बहुत जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र रहा है, जनसंख्या अधिक रही है। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि जनसंख्या अधिक होने से ऐसे में ऑटोमेशन होगा, यंत्रीकरण होगा तो उससे लोग बेरोजगार होंगे। वास्तव में बिल्कुल सही दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि जब मनुष्यों का काम, आदमियों का काम मशीनें करने लगेंगी तो धीरे धीरे, जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था, मैं मशीनों का एक तरह से विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उन पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। उसको दूसरे रूप में कहें, अगर हम लगातार मशीनों पे ही निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके गुलाम हो जाएंगे। ये जो बहुत सारी जो फिल्में जो नई आई हैं, जिनमें ये भी कहा गया है कि मशीनीकृत समाज, धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का काम मशीनें करने लगी हैं। इससे भी एक फैक्ट्री में जहाँ पर 1000 आदमी चाहिए थे, जैसे कि हम फिर से स्कूटर इंडिया की बात करते हैं। स्कूटर इंडिया में जब फैक्ट्री खुली तो उस समय इटली की जो पुरानी मशीनें थी वो ले ली भारत सरकार ने, और उसके बाद वहाँ पर करीब 3500 के करीब श्रमिकों को रखा और 92 के आसपास वहाँ से करीब 800 लोग को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वहाँ का डेवलपमेंट हुआ और उससे मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही कारण है कि वर्तमान में भी भारत में बहुत सारे स्थानों पर जैसे कंप्यूटर का प्रयोग, तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग, तो जो काम एक कंप्यूटर कर सकता है वही काम एक तरह से कई लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो अत्यधिक यंत्रीकरण से भी बेरोजगारी में बढ़ावा मिलता है। लेकिन हमको इस इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए यंत्रीकरण भी ज़रूरी है, लेकिन उसके कारण भारत जैसे देश में समस्याएं पैदा हुई हैं। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, भारत में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत से देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जिम्मेदार है, लेकिन भारत ने इस पर कंट्रोल किया है, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं हुआ है। जनसंख्या आज भी तेज़ी से बढ़ रही। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। इतने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र में ऐसे में बेरोजगारी होना लाजमी है। मतलब कहने का, जनसंख्या अधिक होने से सबके लिए काम एकदम से नहीं उत्पन्न किया जा सकता।
इससे समस्याएं पैदा हो जाती है जनसंख्या अधिक वृद्धि से, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये चाह है कि लड़के की चाह, भारत में बहुत सारे प्रदेशों में तो ये, और उस चक्कर में लड़कियां का जन्म होता रहता है, 2 3 4 5 6, मतलब पढ़े लिखे समाज में भी चीज़ दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है, उसमें नंबर लगाते रहते हैं गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती है और सबके लिए रोजगार देना संभव नहीं होता। इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है। हम शुरू से ही हम उसको हाई स्कूल इंटर कराते हैं, 12th पास कराते हैं, फिर बीए कराते हैं, एमए कराते हैं, वो एमए पढ़ता रहता है। कई बार हमने देखा कि इस पढ़ाई का क्या उपयोग है। कल को कोई जॉब में जाता है तो बहुत सारी ऐसी पढ़ाई जिसका कोई उपयोग नहीं। हालांकि भारत सरकार इस समय प्रयास कर रही है कि किसी तरह से कौशल विकास पे जोर दे रही है या ऐसे वोकेशनल कोर्स पे जोर दे रही है जिससे कि ये चीज़ समाप्त हो सके, लेकिन अभी भी उसमें जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली है, वो मैकाले की शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या देश में दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके परिणामों की, इसके परिणाम बेरोजगारी के कारण क्या क्या चीज़ समस्याएं पैदा होती हैं। अनेक तरह के मानसिक रोगी हो जाते हैं। जब जॉब नहीं रहती तो तब तरह के तनाव हो जाते हैं, तरह तरह की परेशानी हो जाती है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है और उससे अनेक समस्याओं को जन्म देता है। निर्धनता में वृद्धि हो जाती है। जब बेरोजगारी होगी तो आदमी एक तरह से निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उसके पास जितना पैसा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे इनके पास जितना पैसा था वो सब खा पी लिया और उसके बाद जो बचा वो भी उनके लिए कम रहा और धीरे धीरे वो लोग निर्धनता की तरफ आगे बढ़ने लगे। साथ में जब एक तरह से बेरोजगारी की स्थिति आती है तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करता है, जिसके कारण उसका नैतिक पतन हो जाता है। इससे अनेक समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे भीख मांगने की समस्या, जो कि एक सामाजिक समस्या दिखाई पड़ती है। लोग भीख मांगने के अपने जीवन यापन करना चाहते हैं। कुछ लोग तो इसको एक रोजगार माने हुए हैं, कुछ लोग के लिए एक अभिशाप है। तो भीख मांगना एक सामाजिक समस्या एक तरह से बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ जुए खेलने में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जुआ खेल के वो कम समय में अमीर बन जाएंगे और उस अपराध की तरफ, उस सामाजिक समस्या की तरफ आगे बढ़ने शुरू कर हो जाते हैं। शराब पीकर अपने गम को भुलाने का प्रयास करते हैं और ये समस्या आगे चल के उनको परेशान करती है। इसके साथ साथ पारिवारिक विघटन, ये निर्धनता के साथ साथ अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या के कारण, बेरोजगारी के कारण परिवारों में तनाव होता है, जिससे परिवार टूटते हैं, परिवारों में विघटन पैदा होता है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती है। तो पहले तो ये व्यक्तिगत विघटन होता है, धीरे धीरे ये पारिवारिक विघटन में तब्दील हो जाता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी के कारण विद्रोह जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि देश में इस समय दिखाई पड़ रही है। काफ़ी लोग रोजगार चाह रहे हैं, रोजगार न मिलने की स्थिति में वो संगठित होकर विद्रोह करने पे उतारू हो रहे हैं। हालांकि उसको समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन स्थिति वर्तमान समय में भी खराब है। इसके साथ साथ देश के विकास की, देश की प्रगति में ये बाधा पैदा करती है। बेरोजगारी की दशा बाधा पैदा करती है। हम बात करते हैं विकसित देशों की, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको भी हानि होती है, क्योंकि वो कुछ जो करना चाहती है उसको रोज़गार नहीं मिलता, उसको तमाम तरह के कार्य करने के लिए मदद नहीं मिलती, लोन नहीं मिलता और इससे वो धीरे धीरे प्रभावित होती है। अगर हम इसके उपायों की बात करें तो उपायों में हम देखते हैं सबसे पहले रोकना होगा जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा एक तरह से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसके जरिए जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाए। 2 बच्चे के कंसेप्ट पे काफ़ी दिनों तक प्रयास किया गया। फैमिली प्लानिंग वाले कार्यक्रम को के प्रति जागरूकता पैदा की गई। इसमें एनएसएस में, एनसीसी के जरिए, रोवर्स रेंजर्स के जरिए, अनेक एनजीओज़ के जरिए प्रयास किया गया ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। भारत ने इसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। इसके साथ ही साथ हमको जो शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है, जो खाली 12th कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, इस पढ़ाई से केवल इस जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं,
इनको पढ़ने से आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कि उसको एक तरह से रोज़गार परक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो आगे रोज़गार नहीं कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है उसको रोज़गार परक पाठ्यक्रमों को जोड़ना होगा। हालाँकि इस संदर्भ में भारत सरकार भी और प्रदेश सरकारें भी अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस शिक्षा को उस रूप में डेवलप किया जाए। बहुत पहले नेक की मीटिंग में भी इस तरह की बातें आई थी कि कौशल विकास, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कौशल विकास पे जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ इंगित करता है। हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री भी इस तरफ प्रयास कर रही है कि शिक्षा को किस तरह से रोज़गार परक बनाया जाए, केवल नौकरी की तरफ न जाकर कुछ और भी बिजनेस के करने के लिए सोचे लोग। कृषि समस्याओं में सुधार की ज़रूरत है, खासकर जो अपने खेत में बीज उत्पन्न करने के लिए और तमाम तरह की सुविधाओं के लिए उनको ईज़िली लोन अवेलेबल कराने की बात की जा रही है और उसका प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ की दशाओं को सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक तरह तरह के लेक्चर्स के जरिए उनको जागरूक कर रहे हैं। तो एक तरह से कृषि दशाओं में भी सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी पब्लिक सेक्टर के अनेक काम में इजाफा किया जा रहा है, उसमें वृद्धि की जा रही है ताकि ज़्यादातर लोग को रोज़गार मिले। एक तरह से मनरेगा भी इसी तरफ का एक काम है, या हमारे जो निर्माण कार्य में जैसे पुलों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, इस तरह के कार्यों में वृद्धि की जा रही ताकि ज़्यादातर लोग को रोज़गार मिले। अभी तक खासकर कोरोना काल में ये भी देखा गया कि कई कई शिफ्टों में काम हो रहा ताकि ज़्यादातर लोग को रोज़गार मिले, ज़्यादातर लोग उससे लाभान्वित हुए। इसके साथ साथ बेरोज़गारी बीमा की व्यवस्था की जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ पैसे अगर मिले, अगर उनका में बेरोज़गारी बीमा है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो जब तक उनको रोज़गार न मिले तो इससे उनको कुछ मदद हो जाती है। इसके साथ साथ देहाती इलाकों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के, क्योंकि हमारी आज भी 60% से के आसपास जो जनसंख्या गांव में निवास करती है, और ऐसे में रोज़गार के अवसर अगर गांव में मिलेंगे तो वो शहर नहीं आएंगे, शहर में तमाम तरह की समस्याएं पैदा नहीं होंगी। इसलिए देहात में ही छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और उस तरफ भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है ताकि वहाँ पर गाँव के युवा जो गांव से शहर की तरफ भागते थे वो शहर में न भाग के गाँव में ही अपना रोज़गार करें। इस विशेष रूप से जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुटीर उद्योगों को अगर बढ़ावा दिया जाए, और जैसे कि बढ़ावा दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। सरकारी प्रयत्न, विशेष रूप से सरकारी प्रयत्न समय समय पर किए जाते रहे हैं, जिसमें अनेक तरह के रोज़गार कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके जरिए काफ़ी लोग को रोज़गार मिलने में मदद मिलती है। इसके साथ हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है जो समय समय पर इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाता है, लोग को उसमें जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से शहरी इलाकों में भी अर्बन हार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें उस हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाता है, बेचा जाता है ताकि लोगों को मदद मिलती है। इसके साथ खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन जो रोज़गार परक कार्यक्रम चलाते हैं और उसमें काफ़ी लोग को रोज़गार मिलता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण विकास योजना जिसमें काफ़ी युवाओं को, काफ़ी लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको मदद मिलती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जो चलाई गई है जिसमें काफ़ी लोग को रोज़गार मिल रहा है। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी रोज़गार लोग को मिल रहा है। आगे अनेक एनजीओज़ के प्रयासों से और कार्यक्रम में इजाफा किया जा सकता है और बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।